हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे उद्देशिका। उद्देशिका पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर पॉलिटिक्स से 10 में से 10 नंबर कैसे लाएं। रेट का एग्ज़ाम आ रहा है और पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपनी तरफ से या गहराई में से पूछे जाएंगे, जैसा कि रेट 2017 में पूछा गया था। तो आखिर पॉलिटिक्स कैसे याद करें? तो पॉलिटिक्स याद करने के 5 तरीके मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप 10 में से 10 नंबर अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप प्रीवियस एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखिए। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि प्रीवियस एग्ज़ाम का सिर्फ एक पेपर देखते हैं, जिसके कारण उन्हें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि आखिर एग्ज़ाम्स में उससे पहले क्वेश्चन आते थे वो किस तरह से आते थे। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर का व्यू पॉइंट ऑफ है, इन व्यू ऑफ है, वो एक तरह का नहीं होता, अलग अलग तरह का होता है। तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पेपर देखने हैं। आपको प्रीवियस पटवार एग्ज़ाम का पेपर देखना है, प्रीवियस राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम का पेपर देखना है, आर्मी से रिलेटेड एग्ज़ाम के पेपर देखने हैं, एसएससी के पेपर देखने हैं, और रेट, आरपीएससी, लेक्चरार, इन सभी के प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर देखने हैं और देखने हैं कि आखिर इनमें किस तरह के क्वेश्चन आए। खास करके आरएएस का पेपर तो ज़रूर देखना है। अगर आपने आरएएस आईएएस के पेपर, दिल्ली पुलिस के पेपर देख लिए तो ये मान लीजिए आपके बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। दूसरी बात, आपको सोचना है कि आखिर क्वेश्चंस कितने प्रकार से बन सकते हैं। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि आगे निबंधात्मक क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हम वहीं पढ़ लेंगे, अपनी तरफ से कुछ सोचने की कोशिश नहीं करते। तो दूसरी बात ये कि क्वेश्चंस कितने तरह से बन सकते हैं, ये आपको देखना है। आज मैं उद्देशिका में यही बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कितनी तरीके से बन सकते हैं, कितने तरह से बन सकते हैं और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ लोगों की ये गलत फहमी होती है कि उद्देशिका एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ लाइन है, 10-12 लाइन्स हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देगा इतना आसान टॉपिक। तो बता दूं, उद्देशिका इतना आसान टॉपिक नहीं है। किस तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यह भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तीसरी बात ये कि आखिर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरी बात तो ये थी आखिर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात ये आखिर कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं, ये हमको गेस होना चाहिए, हमको अंदाज लगाना चाहिए, इसका अंदाज होना चाहिए कि आखिर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आखिर इस उद्देशिका से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं इससे तो सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन इस टॉपिक से कम 30-35 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी आपको अंदाज लगाना होगा। चौथी बात ये कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल पर डिपेंड ना रहें। आपको कम से कम 4-5 अलग अलग यूट्यूब चैनल, जो कि विश्वसनीय चैनल आपके लिए, उस चैनलों को आपको सब्सक्राइब करना है। तो अलग अलग चैनलों को आपको सब्सक्राइब करना है। और पांचवी और लास्ट बात ये कि आपको अलग अलग बुक्स से, जैसे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन पांचों बुक्स के नोट्स बनाने हैं। साथ ही 2 या 3 बुक्स और ले लीजिए और उनसे भी आपको नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स हैं वो आपको याद करने हैं
और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद नहीं रह पा रही हैं वो अलग से लिख लेनी है कि ये टॉपिक हार्ड है, मुझको आता है, ये टॉपिक इजी है, मुझको आता है, और ये टॉपिक हार्ड है, ये मुझको नहीं आता है। और फिर आप एक बार ये भी देखिए, प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर ज़रूर देखना। प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर कब देखना है? पहले तो शुरू में देखना है, और जब आपकी तैयारी हो जाए तो फिर देखना कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन मैंने याद किए हैं या नहीं। जैसा कि पिछली बार आया था, महाराणा प्रताप की हाथी का क्या नाम है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? तो आपको डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनकी जीवनी पढ़नी पड़ेगी। कुछ लोगों की आदत होती है वो सिर्फ ऐसे चैनल देखते हैं जिनमें बहुत कम जानकारी होती है। तो सिर्फ आपको यूट्यूब चैनल पर ही डिपेंड नहीं रहना है, आपको बुक्स भी साथ में पढ़नी है। आपको अलग अलग टॉपिक लिखने, ईजी अलग लिखने, हार्ड अलग लिखने हैं। और फिर ईजी टॉपिक्स है उनको अलग रखना है, हार्ड को अलग रखना है। और हार्ड जो टॉपिक हैं उनको याद करने के बाद आप प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर देखिए कि इनमें से कितने हार्ड, इस टॉपिक से कितने हार्ड क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं। एक तरीका और ये है कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आप खुद सोच कर बनाइए। इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। अगर विद्यार्थी खुद क्वेश्चन सोच समझ कर बनाएगा, अपनी तरफ से बनाएगा कि इस सब्जेक्ट से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, मैं इस तरह का क्वेश्चन बना सकता हूँ, और इस तरह से मैं इसे बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, तो आपको वो टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, जियोग्राफी हो, सभी को इसी तरह से पढ़ना है। तो ये कुछ बातें हैं, अगर इस बातों को आप याद रखें तो आप बहुत ही मैक्सिमम 140 प्लस क्वेश्चंस हैं वो सही कर सकते हैं। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं उद्देश्य का, और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, और इनकी विभिन्न शब्दावलियों को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, यहाँ से हम देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, सबसे पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतवाद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो यह है उद्देश्य का, अब विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है हम भारत के लोग। इससे ये आशय होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो उद्देशिका में जो जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, जो उद्देश्य रखे गए हैं उद्देशिका में, प्रस्तावना में, वो भारत के लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। कह सकते हैं कि इस उद्देशिका और प्रस्तावना में हम भारत के लोग, यानी भारत के जो लोग हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो देखते हैं, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे दे रखा है कि
कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या भारी आदमी ने उन्हें दिया है। तो संविधान का निर्माण है और संविधान का अधिनियमन है वो भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। कहने का मतलब है कि लोगों ने अपने अपने प्रतिनिधि चुने, और लोगों ने जितने भी प्रतिनिधि चुने, लोगों ने ही तो प्रतिनिधियों को चुना, और उन्हीं प्रतिनिधियों के कारण इस उद्देशिका के नियम हैं, जो प्रस्ताव हैं वो रखे गए हैं। तो इसलिए कहा गया है हम भारत के लोग, यानी इस पर भारत के लोगों का प्रभाव है, न कि बाहरी लोगों का। अगला है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या से है। तो आइए प्रभुत्व संपन्न का से देखते हैं। प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है लोगों को, प्रभुत्व संपन्न तो प्रभुत्व संपन्न से है लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है, ये RBSC 9th क्लास के बुक से लिया गया स्क्रीनशॉट है। तो ये बुक से लिया गया है। तो प्रभुत्व संपन्न से है लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। अर्थात प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि लोगों को, भारत के लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। यानी जिसने संविधान को बनाया है उन्हीं लोगों को इन नियमों में बदलाव करने और अन्य जितने भी कार्य हैं वो करने का अधिकार सिर्फ भारत के लोगों का है। भारी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसे ही प्रभुत्व संपन्न माना गया है। यानी भारत के संविधान पर प्रभुत्व होगा, अधिकार होगा। अगला है समाजवादी। प्रभुत्व संपन्न के बाद है समाजवादी। तो हम समाजवादी देखते हैं। समाजवादी से तात्पर्य है भारत में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। जो संपदा होती है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है, सभी के द्वारा पैदा की जाती है, और समाज में उसका बंटवारा समानता के अनुसार होना चाहिए। यानी समाजवादी से तात्पर्य है कि जो भी संपत्ति है, जो भी वस्तुएं हैं, उनका समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। सभी का उद्योग धंधों में बराबर का हक होना चाहिए। सभी में असामाजिक और आर्थिक समानताएं होनी चाहिए। सभी सामाजिक रूप से सामाजिक न्याय, सभी को सामाजिक न्याय समान मिले, आर्थिक न्याय समान मिले, उन्हें उद्योग धंधों में समान भागीदारी मिले, सभी में समान बंटवारा हो, यही समाजवादी है। अगला है पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। तो पथ निरपेक्ष देखते हैं। पथ निरपेक्ष से तात्पर्य है नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। नागरिकों को ये स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी का भी किसी धर्म पर अधिकार नहीं है। वो अपना अधिकार मनवाने के लिए किसी व्यक्ति को विवश नहीं कर सकता कि तुम इस अधिकार को मानो। मान लीजिए अगर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो मुस्लिम परिवार ये नहीं कह सकता कि तुम भी मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, उस लड़के से मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करवा सकता। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान देती है। सरकार सभी धर्मों के मान्यताओं को, उनके रीति रिवाजों को समान देती है, उनका सम्मान करती है, लेकिन राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, ये कहा गया है पथ निरपेक्ष में। और पथ निरपेक्ष के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपना धर्म अपनाने की आज़ादी है।
अगला है लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्रात्मक क्या है, अब देखते हैं लोकतंत्रात्मक। तो ये लोकतंत्रात्मक क्या है, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोकतंत्र है वो सरकार के ऐसे लोगों का स्वरूप है जिन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो लोग होते हैं वो अपने शासन का चुनाव करते हैं, अपने प्रति जवाबदेह होते हैं, उस शासन के प्रति जवाबदेह होते हैं। आगे देखते हैं गणराज्य। अब गणराज्य का क्या अर्थ है, गणराज्य का अर्थ है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। अर्थात गणराज्य से तात्पर्य है कि शासन का प्रमुख है, जितने भी शासन के लोग हैं, लोकतंत्रात्मक जो व्यक्ति हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। और एक बात और, लोगों का शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, अर्थात लोगों ने किन्हें चुना, संविधान के लोगों को चुना। और संविधान के लोग किन्हें चुने, संसद के लोग, जैसे लोकसभा के लोगों को चुना, विधानसभा के लोगों को चुना। और ये किसको चुनते हैं, ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस प्रकार गणराज्य होगा, अर्थात राष्ट्रपति को है वो विधि विधान से चुना जाएगा, न कि गैर तरीके से। ये भी गणराज्य के अंतर्गत आता है। आगे क्या है, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर उद्देशिका में और अर्थात प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो क्वेश्चन बन गया है कि 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इनको क्रम में सजाइए। क्वेश्चन आ चुका है, इनको क्रम में सजाइए। तो क्रम में आपको सजाना है, सामाजिक आएगा, फिर आर्थिक आएगा, फिर राजनीतिक आएगा। इसका क्रम निश्चित है, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको क्रम में सजाना है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये है इसका क्रम। फिर पूछा जा सकता है क्या कि कितने प्रकार के न्याय हैं। तो 5 प्रकार के न्याय हैं, सॉरी न्याय तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। अब पूछा जा सकता है कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उद्देशिका में अर्थात प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। विश्वास की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को विश्वास करने की स्वतंत्रता है कि वो किसी भी भगवान को माने, हिंदू धर्म को स्वीकार करे या मुस्लिम धर्म को स्वीकार करे, ईसाई धर्म को स्वीकार करे, किसी भी धर्म पर विश्वास करे, किसी भी कोई भी मतलब गीता पढ़े, रामायण पढ़े, उसका हक है। चौथी है धर्म की स्वतंत्रता, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। और 5वीं उपासना की स्वतंत्रता। तो ये हैं 5 तरह की स्वतंत्रताएं। अब इनका क्रम भी याद रखना है। जी हाँ, इन 5 का क्रम याद रखना है कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना में इसका क्रम क्या है। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में इसका क्रम क्या होगा, ये आपको याद रखना है। तो याद रखिए क्रम, विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 विश्वास, नंबर 4 धर्म, नंबर 5 उपासना। हो सकता है एक एक छोड़ कर दे दे, ये भी दे दे कि विचार, फिर अभिव्यक्ति छोड़ दे, फिर दे दे विश्वास, फिर धर्म छोड़ दे और फिर दे दे उपासना। तो इसे छोड़कर भी क्रम पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। लेकिन जहाँ तक है ये क्रम
ही पूछा जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना पांचों ऑप्शन में आएंगे। तो इनका क्रम याद रखना। पहला है विचार, दूसरा है जब कैसे याद रखें, देखो याद करने का ट्रिक। पहले मन में विचार आएगा, मन में विचार आएगा तो हम उसको अभिव्यक्त करेंगे। जब हम अभिव्यक्त करेंगे तो सामने वाला विश्वास करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, सामने वाला विश्वास करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। वो उसके धर्म पर हो सकता है, उसके धर्म पर हो सकता है अगर वो मुस्लिम हो और आप मुस्लिम हो तो हो सकता है वो आपकी बात पर विश्वास कर ले। और पांचवा उपासना, ऐसे याद रखना है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। अब पूछा जा सकता है कितने प्रकार की समता है, कितने प्रकार की समता दी हुई है उद्देशिका में। जी हाँ, ये पूछा जा सकता है। दो प्रकार के, एक प्रतिष्ठा और दूसरी अवसरों की। दो प्रकार की समताएं बताई गई हैं, एक प्रतिष्ठा और दूसरे अवसरों की समता। तो ये पूछा जा सकता है। और आगे देखिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये किस प्रकार की बंधुता है? बंधुता बताई जा रही है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता ये हो गया एक, और दूसरी होगी गरिमा। तो कितनी प्रकार की बंधुता बताई गई है? दो प्रकार की बंधुता बताई गई है। पहली है गरिमा और दूसरी है राष्ट्र की एकता और अखंडता। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, अर्थात 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार कर लिया जाता है। अधिनियमित यानी अधिनियम बनाकर उसे व्यवस्थित कर दिया जाता है। आत्मा अर्पित अर्थात सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। आत्मा प्रीत का मतलब है कि ईसाई, धर्म, सिख सभी लोगों के द्वारा सहमति से इसे स्वीकार कर लिया जाता है, कोई मतभेद नहीं होता है। इसी को कहते हैं आत्मा अर्पित। अधिनियमित का मतलब है कि विधि विधान से जो भी नियम हैं उनको अब बना लिया गया है और व्यवस्थित कर दिया गया है। और अंगीकृत का मतलब है कि संविधान ने इसे अंगीकृत कर दिया है।